हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 34 लेकर आए हैं। और मेरे भाई 34वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 34वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 34वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 83 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 83 से यहाँ पर 25 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 92 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 83 से यहाँ पर 25 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले देखिए 83 मिलकर बना है 8 और 3 से। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, इस 8 में से इस 3 को घटाया गया है। तो 8 में से 3 को यदि हम घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। अब 5 से 25 बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, इस 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 92 के अंदर और इस 92 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, ध्यान से देखिए 92 मिलकर बना है 9 और 2 से। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस 9 में से इस 2 को घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए 9 में से यदि हम 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 7। और जिस प्रकार से यहाँ पर 5 का स्क्वायर करके यहाँ पर 25 लाया गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 7 का कर देंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 49। अब हमें देखना है कि 49 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 49 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, या तो हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं किसके अंदर, कॉलम के अंदर या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं रो के अंदर। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें
कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में? तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे, समझना मिसिंग नंबर वाले प्रश्न को आपको 90% बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करना है। तो यहां पर देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर? कॉलम के अंदर है। तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे किसके अंदर है? कॉलम के अंदर है। तो यहां पर देखिए एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पर देखिए मेरे भाई इतना हमें पता चल गया कि हम इस प्रश्न को किसके अंदर सोल्व करेंगे? कॉलम के अंदर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर पता करना है कि इस पहले कॉलम के अंदर यहां पर संख्या 64 कैसे आई है। फिर उसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि इस दूसरे कॉलम के अंदर यहां पर संख्या 49 कैसे आई है। यानी कि जिस प्रकार से पहले कॉलम के अंदर संख्या 64 और दूसरे कॉलम के अंदर संख्या 49 जिस प्रकार से आई है, सेम उसी प्रकार से फिर हम यहां पर बताएंगे कि इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर पता करना है कि इस पहले कॉलम में संख्या 64 कैसे आई है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए संख्या 64 के जस्ट नीचे हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 20 और दूसरी संख्या है 12। तो इन दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या करें कि यहां पर संख्या 64 आ जाए। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम संख्या 20 में से संख्या 12 को घटा दें तो कितना आएगा? तो मेरे भाई 20 में से 12 को घटाएंगे तो यहां पर संख्या आ जाएगी 8। और ध्यान से देखिए यदि हम इस 8 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 8 का स्क्वायर होता है कितना? 64। और ध्यान से देखिए 64 यहां पर हमें दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि सेकंड कॉलम के अंदर यहां पर संख्या 49 सेम इसी प्रकार से आई है क्या। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 49 के जस्ट नीचे भी हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 24 और दूसरी संख्या है 17। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस पहली संख्या में से इस दूसरी संख्या को घटा देंगे, यानी कि 24 में से 17 को घटाएंगे तो मेरे भाई यहां पर संख्या आ जाएगी 7। और यदि हम इस 7 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। और ध्यान से देखिए 49 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर इस तीसरे कॉलम के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई करेंगे क्या, इस तीसरे कॉलम के अंदर भी प्रश्न चिन्ह के नीचे में दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 8 और दूसरी संख्या है 4। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इस पहली संख्या में से इस दूसरी संख्या को घटा देंगे। तो यहां पर देखिए 8 में से यदि हम 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहां पर सभी का स्क्वायर किया गया है तो इस 4 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर होता है 16। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि संख्या 16 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 16 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अब जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 507
उसके बाद में दिया गया है 251, उसके बाद में दिया गया है 123, 123 के बाद में दिया गया है 59, 59 के बाद में दिया गया है 27 और 27 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से सोल्व करेंगे कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए सीरीज में दिया गया है 507, उसके बाद में दिया गया है 251। तो मेरे भाई 507 से यहाँ पर 251 बनेगा कैसे, तो ध्यान से देखिए, यदि हम 507 में से क्या कर दें 256 को घटा दें तो यहाँ पर बन जाएगा 251। इसी प्रकार से देखिए 251 के बाद में दिया गया है 123, तो मेरे भाई 251 से 123 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 251 में से क्या कर दें यहाँ पर -128 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 123। उसके बाद में देखिए 123 के बाद में हमें दिया गया है 59, तो 123 से 59 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 123 में से क्या कर दें -64 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 59। उसके बाद में देखिए 59 के बाद में हमें दिया गया है 27, तो 59 से 27 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 59 में से क्या कर दें -32 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 27। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 27 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सभी के अंदर क्या हुआ है, माइनस हुआ है, तो आगे भी क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन कितना माइनस होगा तो वो देखिए। देखिए सबसे पहले संख्या है 256, उसके बाद में संख्या है 128, उसके बाद में संख्या है 64 और उसके बाद में संख्या है 32। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 256 से 128 बन जाएगा कैसे, यदि हम 256 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 128। अब मेरे भाई 128 के बाद में दिया गया है 64, तो 128 से 64 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 128 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 64। फिर देखिए 64 के बाद में हमें दिया गया है 32, तो 64 से 32 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 64 को भी क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 32। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 32 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई यहाँ पर सभी को 2 से भाग किया गया है, तो यहाँ पर हम 32 को भी क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे, तो 32 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 27 में से क्या कर दें -16 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 27 में से हमें क्या करना है 16 को घटा देना है, तो 27 में से 16 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 11, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 11। अब हमें देखना है कि संख्या 11 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर संख्या 11 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है, और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए।
यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा, जीके, जीएस और साइंस का। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट मिलेगा करंट अफेयर्स और कंप्यूटर का। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, यानी कि आपको लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इन कंप्लीट 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 64 से यहाँ पर 26 कैसे बना है, यानी कि जिस प्रकार से 64 से यहाँ पर 26 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 86 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि 64 से यहाँ पर 26 कैसे बना है। तो 64 से 26 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 64 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा 6 चौका 24 और 24 के अंदर यदि हम क्या कर दें +2 कर दें तो 24 और 2 मिलकर बन जाएगा 26। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 26 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 86 के अंदर और 86 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 86 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा 8 छिके 48 और जिस प्रकार से यहाँ पर 24 के अंदर +2 करके यहाँ पर 26 लाया गया है उसी प्रकार से हम इस 48 के अंदर भी क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो मेरे भाई 48 और 2 मिलकर बन जाएगा 50, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 50। अब हमें देखना है कि संख्या 50 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 50 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी रूप से समान हैं, एक भिन्न है। भिन्न शब्द समूह
ज्ञात कीजिए। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए प्रश्न के अंदर आपको स्पष्ट बोला गया है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 शब्द समूह क्या है, किसी न किसी रूप में समान है और इन 3 से एक क्या है, भिन्न है। उस भिन्न शब्द समूह का चयन करना है या फिर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। यहां पर मेरे भाई आपको हर शब्द समूह के अंदर क्या करना है, प्रश्न करके देखना है। कैसे तो वो देखिए, यहां पर आप ध्यान से देखिए। जैसे ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है ईंट और दीवार, तो क्या मेरे भाई ईंटों से दीवार बनती है, तो आंसर ईंटों से दीवार बनती है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया है लुगदी और कागज, तो क्या लुगदी से कागज बनता है, तो आंसर लुगदी से कागज बनता है। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है लकड़ी और फर्नीचर, तो क्या मेरे भाई लकड़ी से फर्नीचर बनता है, तो आंसर लकड़ी से फर्नीचर बनता है। इसी प्रकार से ऑप्शन डी के अंदर देखिए, ऑप्शन डी में दिया गया है धातु और अयस्क, तो क्या मेरे भाई धातु से अयस्क बनता है, तो नहीं सर धातु से अयस्क नहीं बनता है। तो मेरे भाई यहां पर ये 3 शब्द समूह तो क्या हो गए, समान हो गए। और जो ऑप्शन डी है ये इन तीनों शब्द समूहों से क्या है, भिन्न है। तो मेरे भाई 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है ओडिशा राज्य से, ऑप्शन बी है त्रिपुरा राज्य से, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य से और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के ओडिशा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1911 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1924 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1921 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1942 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वर्ष 1911 में। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1885 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1886 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1890 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1905 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1885 में। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। ऑप्शन ए स्टेपिडियस, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है टीनिया और ऑप्शन डी है ग्लेट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर
पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। और कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखना स्टेपीज हड्डी पाई जाती है कान में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए 10 जोड़े, ऑप्शन बी है 12 जोड़े, ऑप्शन सी है 14 जोड़े और ऑप्शन डी है 11 जोड़े। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे तो मेरे भाई याद रखना मनुष्य के शरीर में 24 पसलियां पाई जाती हैं। और यदि आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, तब आपका राइट आंसर होगा कि मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक लिखी है M.K. गांधी ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त को, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय को और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन सी है जेम्स एंड्रयूज को और ऑप्शन डी है जॉन मथाई को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय रेलवे का पितामह कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। ऑप्शन ए फ्लोरीन तत्व, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन तत्व, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन तत्व और ऑप्शन डी है क्लोरीन तत्व। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए, यानी कि इन सभी में से फ्लोरीन तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से पोलियो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ के द्वारा, ऑप्शन बी है जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन सी है अमीबा के द्वारा और ऑप्शन डी है विषाणु के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पोलियो बीमारी विषाणु के द्वारा होती है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है हेमचंद विक्रमादित्य और ऑप्शन डी है जयचंद। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद विक्रमादित्य। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यदि आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वर्तमान में जर्मनी देश की मुद्रा क्या है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि जर्मनी देश की मुद्रा का नाम है क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वर्तमान में जर्मनी देश की मुद्रा का नाम है यूरो। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय ने और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सती प्रथा को समाप्त किया था राजा राम मोहन राय ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है,
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से मुखौटा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम राज्य का, ऑप्शन बी है सिक्किम राज्य का, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश राज्य का और ऑप्शन डी है नागालैंड राज्य का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।